हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू फुल ऑफ फॉर्म। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ, ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, इनमें से आप कहीं भी ज्वाइन नहीं हुए तो हो सकते हैं। और इसके अलावा यदि आप हमारा कोर्स परचेज करते हैं तो आपको मिलते हैं नोट्स, प्रीवेक के विद आंसर और 100+ मॉक टेस्ट। और इसके अलावा यदि आपके आसपास किसी ने भी हमारा कोर्स परचेज करना हो तो आप उनको बोल सकते हैं कि हमारा कोड यूज करिए, जिससे आपको 10% ऑफ मिलेगा। ठीक है। गुड मॉर्निंग। सभी क्लास में आ गए हैं? एक मिनट वेट करते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। प्लीज मैम प्रोवाइड पीडीएफ जूरिस्प्रूडेंस पेपर। देखो, जूरिस्प्रूडेंस तो कंप्लीट आपका कवर हो चुका है और साथ ही साथ नोट्स भी जो है वो प्रोवाइड कर दिए गए हैं। मैं वैसे ही क्लास होती है वैसे ही नोट्स प्रोवाइड कर देती हूँ। ठीक है। तो आपको क्या करना है, यदि आपको नहीं मिल रहे हैं, इन दिस ऐप पीडीएफ नॉट कैन नॉट प्रिंट। देखो, ये तो थोड़ा पीडीएफ वगैरह का, पीडीएफ का प्रिंट नहीं निकल रहा है, इसकी बात आप सर से करिएगा। ठीक है। क्योंकि अब वो मेरे को इतना ज्यादा नॉलेज नहीं है और ना ही तो मेरे पास अथॉरिटी है कि मैं आपको प्रिंट की अथॉरिटी दे दूं। बट ये है कि लास्ट टाइम में ऐसा हुआ था, लेकिन बाद में बच्चों ने प्रिंट करवाए थे। यदि आपको नहीं मिल रहे हैं ना क्लास नोट्स, तो एक मिनट में अपनी क्लास को बैक करके आपको बताती हूँ। ठीक है। मोहम्मद जी भी आ गए हैं क्लास में। मैं बताती हूँ, एक मिनट ना। देखो, आप जब अपना ऐप ओपन करोगे ना, ठीक है, अभी जब आप ऐप ओपन करोगे अपना, हाँ, ये देखो, ये अपने ऐप ओपन किया, उसके बाद स्टार्ट लर्निंग का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है। स्टार्ट लर्निंग, जो भी आपने कोर्स परचेज किया है, स्टार्ट लर्निंग पर क्लिक करोगे। उसके बाद आपको अलग अलग से फोल्डर देखने को मिलेंगे। ओवरव्यू है, कंटेंट है, लाइव क्लासेस है, अनाउंसमेंट है। तो आपको कंटेंट पर जाना है। कंटेंट पर जाएंगे, लाइव क्लासेस में तो देखो डेली की आपकी लाइव क्लासेस यहाँ पर मिल जाती है। ठीक है। और कंटेंट में जाओगे तो आपको देखो अलग अलग फोल्डर बना हुआ है। जब आप कंटेंट में जाओगे तो कंटेंट में आपको जाना है नोट्स पर। और नोट्स अभी तक बिल्कुल पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। 9 फाइल आपकी जूरिस्प्रूडेंस की है। ठीक है। और यूनिट सेकंड की 3 फाइल जो है वो अपलोड हुई है, लेकिन कल की क्लास तक मैंने बिल्कुल सब कुछ अपलोड कर दिया है। ठीक है। ठीक है, मिल रहे हैं ना सभी को नोट्स? किसी को भी नहीं मिल रहे हैं तो मेरे को बता दीजिए। ऑडियो वीडियो बताओ जल्दी से। ठीक है, मिल रहे हैं ना सभी को नोट्स? चलो, अब देखते हैं। हम कंसेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट देख रहे थे। तो ओरिजिनली जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो 7 फंडामेंटल राइट थे। राइट टू इक्वलिटी आता था आर्टिकल 14 टू 18। राइट टू फ्रीडम आता था आर्टिकल 19 टू 22। एंड राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध या खिलाफ अधिकार, जो कि आता है आपका राइट आर्टिकल 23 एंड 24। ठीक है। एंड क्लियर है मैम? ओके। ठीक है। और किसी को भी नोट्स नहीं मिले या कोई भी डाउट होता तो मेरे को यहाँ बता दीजिएगा। ठीक है। फिर है आपका
राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 टू 28, एंड फिफ्थ आर्टिकल राइट था आपका कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट आर्टिकल 29 टू 30, एंड राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 31 था, ठीक है। लेकिन उसके बाद जो है इसको फंडामेंटल राइट हटाकर रिपील करके इसको 44th अमेंडमेंट एक्ट 1970 के दौरान इसको यहाँ से रिमूव कर दिया गया और इसको लीगल राइट बना दिया गया, ठीक है। और आपका सेवेंथ राइट था आपका राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी आर्टिकल 32, बट लेटर ऑन क्या हुआ, द राइट टू प्रॉपर्टी वाज रिमूव्ड फ्रॉम दिस लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट बाय द 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। there are only 6 fundamental right in the constitution of India। अभी तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 6 फंडामेंटल राइट है, ठीक है। हमने आर्टिकल 13 के बारे में क्या पढ़ा था कि आर्टिकल 13 हमें ये बताता है कि ऐसे लॉ जो कि इनकंसिस्टेंट है विद द फंडामेंटल राइट से और पार्ट 3 में दिए गए हैं वो क्या है, वॉइड है, ठीक है, उनको हम वॉइड डिक्लेयर कर देंगे। और सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट ऑफ इंडिया no it cannot print and every time I cannot study in a phone। देखो मैं किसी अदर ऐप में कैसे फॉरवर्ड कर सकती हूँ, लेकिन हाँ आप सर से बात करोगे जीतू सर से तो आपको एक बढ़िया सोल्यूशन जो है वो मिल जाएगा, क्योंकि ये सब अथॉरिटीज ना उन्हीं के पास है। अब मैं तो ऐसा नहीं बोल सकती कि मैं करवा दूंगी या मैं आपको कहीं और अपना नोट्स प्रोवाइड कर सकती हूँ, तो नहीं कर सकती, ठीक है। तो आप इस बारे में जो है वो सर से कंफर्म कर लो। और वैसे ये तो बात है कि हर टाइम कोई पर्सन जो है वो क्लासेस मतलब फोन में ही ये सब कुछ नहीं पढ़ सकता, ठीक है। तो आप क्या करो, सर से बात करो, ठीक है। सर से इट्स प्राइवेसी डाउनलोड तो होते हैं, पता नहीं आपको क्यों नहीं हुए। हाँ डाउनलोड होते होंगे। कोई बात नहीं, मैं भी एक बार बात करूंगी सर से, ठीक है। ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम जब भी हमारी मीटिंग या वगैरह कुछ होगा तो मैं बात करूंगी, ठीक है। तो आर्टिकल 13 में हमने देखा था कि कुछ ऐसे वेरियस लॉ हैं जो कि इनकंसिस्टेंट है विद द फंडामेंटल राइट के साथ, तो उनको हम क्या कर देंगे, वॉइड डिक्लेयर कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा डिक्लेयर किया गया ए लॉ जो कि इन अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और इनवैलिड है ऑन द ग्राउंड ऑफ वायलेशन ऑफ एनी फंडामेंटल राइट, ठीक है। कि कोई भी ऐसा लॉ है जो कि आपका अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और अनवैलिड है, तो इनवैलिड है, सॉरी इनवैलिड है, तो इस ग्राउंड पर हम क्या करेंगे कि ये वॉयलेशन करता है फंडामेंटल राइट का, तो इसको हम वॉइड डिक्लेयर कर देंगे। आर्टिकल 13 में हमने डिस्कस किया था कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इज नॉट लॉ एंड इट कैन नॉट बी चैलेंज इन द कोर्ट, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या है, एक लॉ नहीं है मतलब, और इसको हम चैलेंज नहीं कर सकते कोर्ट में, बट स्टैब्लिश किया गया ड्यूरिंग द केस ऑफ केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के केस में। और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को भी चैलेंज किया गया किस ग्राउंड पर कि क्या है, आपकी इनवायलेटिव नेचर ऑफ फंडामेंटल राइट है और एक फॉर्म ऑफ पार्ट है बेसिक स्ट्रक्चर का ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और इसको क्या कर दिया गया, डिक्लेयर कर दिया वॉइड, ठीक है। अंजलि पांडे जी भी आ गए हैं। अब हम नेक्स्ट आर्टिकल करेंगे राइट टू इक्वलिटी, ठीक है। इसके अलावा हमारा 3 डॉक्ट्राइन भी है, डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स, बिहेवियर और सेवरेबिलिटी, ठीक है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, आर्टिकल 13 में ऐसी लॉ के बारे में बताया गया है जो कि इनकंसिस्टेंट है विद द फंडामेंटल राइट, तो हम उसको क्या कर देंगे, वॉइड डिक्लेयर कर देंगे। डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स है, डॉक्ट्राइन ऑफ बिहेवियर है, एंड उसके बाद है डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी। जो डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स है वो ये कहता है कि ये डील करता है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और एग्जिस्टिंग लॉ के साथ, और इसमें ये कहा गया है द लॉ विच हैज बीन वैलिड इट्स एक्सेप्शंस, बट बाद में क्या हो गया, ऐसे लॉ जो कि पहले जब बनाए गए थे तो वैलिड थे लेकिन बाद में इनवैलिड हो गए जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आया। रीजन बीइंग कि इनकंसिस्टेंट हो गए विद द फंडामेंटल राइट और गारंटी, जो कि गारंटी दिया गया है आर्टिकल आपका सॉरी पार्ट 3 ऑफ फंडामेंटल राइट का, ठीक है। और फिर बोला बट
जब ये इनकंसिस्टेंट हो गए, बट इट इज नॉट कंसीडर एज डेड, बट हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे कि ये डेड हो गए, बल्कि उस पार्ट को हम वहां से रिमूव कर, जो भी इनकंसिस्टेंटी वाला पार्ट है ना, जो भी इनकंसिस्टेंसी वाला पार्ट है, तो हम क्या कर देंगे, उसको वहां से रिमूव कर देंगे, और फ्री इन्फॉर्मेलिटी एंड कैन बी इन्फोर्स। ठीक है, कि डॉक्ट्राइन ऑफ आपका एक्लिप्स ये कहता है कि ऐसे ही कोई लॉ जो कि पहले क्या थे, वैलिड थे, ठीक है, लेकिन जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आया, देखो कुछ है कैसे लॉ, हर सारी लॉ ऐसा तो नहीं है कि पहले बाद में ही बनाए गए, पहले भी तो बहुत सारे लॉ, मतलब मोस्ट ऑफ जितने भी लॉ है, आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, आईपीसी था, ठीक है, अभी भी है, ठीक है, और जितने भी मतलब मेजर लॉ थे वो पहले ही बनाए गए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आने से पहले। तो बोले पहले से तो वो वैलिड थे, लेकिन बाद में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आया, उसके बाद ये इनकंसिस्टेंट हो गए। किस रीजन की वजह से? क्योंकि ये क्या कर रहे थे, इनकंसिस्टेंट हो गए, किस रीजन की वजह से, तो आपके फंडामेंटल राइट की को ये गलत जो मतलब किसी भी तरह से फंडामेंटल राइट की वायलेशन कर रहे थे। तो हम क्या करेंगे, जैसे कि ये पूरा का पूरा लॉ है, तो सारा के सारा गलत तो नहीं हो सकता, तो जो भी इनकंसिस्टेंटली पार्ट है ना, उसको हम वहां से रिमूव कर देंगे और एक अच्छा लॉ बनाएंगे। ठीक है, समझ आ रहा है? और इसमें केस भी देख लीजिएगा, ठीक है, केश माधव मनन वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, ये हमने कल भी डिस्कस किया था। एक भिखाजी नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी का है 1955 का। हाँ हाँ, एक्लिप्स नॉट होल लॉ बट ओनली इनकंसिस्टेंट पार्ट विल रिवील रिपीट, हाँ जी ठीक है, बिल्कुल। एंड एक और केस देख लीजिएगा, भिखाजी नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी का 1955 का है, ठीक है। और जो डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी है, ये कहता है कि सेपरेट ही कर देना, जो भी पार्ट आपका इनकंसिस्टेंट है उसको सेपरेट कर देना। और बेवर क्या होता है, गिव अप कर देना। इन स्टेट दैट अ पर्सन हु इज एंटाइटल्ड टू अ राइट और privileges is free to waive that the right of privileges, and once that then that a person was waived his right, he would not be allowed the claim of afterward। क्या हम फंडामेंटल राइट को वेव कर सकते हैं? क्या आप गिव अप कर सकते हैं? क्या हम इंडियन फंडामेंटल राइट डज नॉट फॉलो द रूल ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ वेवियर? ठीक है, तो वेवियर का क्या, डॉक्ट्रिन ऑफ वेवियर क्या कहता है कि हम क्या कर देंगे, ऐसे लॉ को गिव अप कर देंगे। और सेपरेबिलिटी में क्या आता है कि हम उसको बिल्कुल सेपरेट कर देंगे, उस पार्ट को बिल्कुल सेपरेट कर देंगे और एक अच्छा लॉ बनाएंगे। ठीक है, अभी डिस्कस करते हैं आपका राइट टू इक्वलिटी। ठीक है, राइट टू इक्वालिटी आपका दिया गया है 14 में। और नेक्स्ट सेशन में मैं आपको यहाँ जो भी करवाऊंगी फिर मैं चार्ट के थ्रू बताऊंगी। ठीक है, तो आर्टिकल 14 कहता है, अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 14 द स्टेट कैन नॉट डिनाई इक्वलिटी बिफोर लॉ। जो हमारा स्टेट है वो डिनाई नहीं कर सकता इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ को इन एनी पर्सन विद इन इंडिया। एक्सप्रेशन इक्वलिटी बिफोर लॉ इज अ नेगेटिव कंसेप्ट है, और द स्टेट की ड्यूटी है कि abstain from doing act which is discriminatory in nature। कि हाँ, क्या स्टेट की ड्यूटी है कि यदि कोई एक्ट हो रहा है जो कि डिस्क्रिमिनेटरी इन नेचर है, जो कि इक्वलिटी को नहीं बता रहा है, तो उसको वो क्या करेंगे, प्रोहिबिट करेंगे, रोकेंगे। इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी अंडर आर्टिकल 14 में ये दिया गया है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 14 कहता है कि स्टेट जो है वो किस कभी भी डिनाई नहीं करेगा इक्वलिटी बिफोर लॉ को और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ को। ठीक है, इक्वलिटी बिफोर लॉ क्या है, आपका एक नेगेटिव कंसेप्ट है। यहाँ पर स्टेट की ड्यूटी बनती है कि वो ऑब्स्टेन करेगा फ्रॉम एनी एक्ट, यदि कोई भी ऐसा एक्ट हो रहा है जो कि डिस्क्रिमिनेटरी इन नेचर है, उसको जो है वो आपका अब्सटेन करेगा। अंडर इट्स जो डॉक्ट्राइन है ना, ये तीनों ही, इसको मैं दोबारा से चार्ट के थ्रू बताऊंगी आपको। ठीक है, तब आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। इस टाइम मेरे पास स्लाइड्स नहीं है, तो आपको प्रॉपर समझ नहीं आ रहा होगा। और अंजलि पांडे जी को भी बताना है, वो भी कल मैं क्लास में बोल रहे थे। ठीक है, अभी क्लास में है अंजलि पांडे जी?
तो under it there is an absence of any special privilege to any particular group of people, or regardless of the rank of a person, he is subjected to the same provision. Others, no person is above the law. जैसे कि हम रूल ऑफ लॉ कहते हैं। रूल ऑफ लॉ में क्या है कि ये एक इंग्लिश कंसेप्ट है जिसमें हमने ये प्रिंसिपल मिलता है कि कोई भी पर्सन जो है वो आपका लॉ से ऊपर नहीं है। ठीक है, मतलब नो पर्सन इज अबव द लॉ ऑफ लैंड और लेक्स लॉ की, एंड ऑल हैव इट्स टू अवॉइड इट बाय। ठीक है, कि सभी लोग, चाहे आपका कोई भी नॉर्मल कांस्टेबल है या आम पर्सन है, कोई आम पर्सन से लेकर प्राइम मिनिस्टर तक सभी लोग क्या हैं, इक्वल हैं। ठीक है, कोई भी कानून की नजरों में बड़ा नहीं। आपका द टर्म इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो है वो बेस्ड है आपका 14th अमेंडमेंट ऑफ यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन पर। ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्ट करता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ को शुड बी प्रोवाइडेड, जो कि प्रोवाइड की गई है टू ऑल दैट पर्सन, ऑल द पीपल ऑफ इंडिया फॉर द एंजॉयमेंट ऑफ द राइट विदाउट एनी प्रिविलेजेस और फेवरिज्म। ठीक है, फेवरिज्म टू वॉट एनी पर्सन। और ये क्या है, पॉजिटिव कंसेप्ट है, क्योंकि ये इम्प्लाई करता है, एक ड्यूटी है स्टेट की टू एक्शन फॉर इंश्योरिंग द राइट टू ऑल सिटीजन। ठीक है, क्योंकि इसका अर्थ है कि सभी नागरिकों को इस तरह से अधिकार सुनिश्चित करने के लिए कार्यवाही करना जो है वो किसका कर्तव्य है, स्टेट का कर्तव्य। ठीक है, समझ आ रहा है। और ये बोथ दीज एक्सप्रेशन में ये बोला गया है द प्रोविजन इक्वल ट्रीटमेंट बाइंडिंग ऑन द स्टेट, कि ये दोनों ही अभिव्यक्तियां क्या हैं, आपके राज्य के लिए समान उपचार के प्रावधान को बाध्यकारी बनाती हैं। ठीक है, इन केस ऑफ द श्रीनिवास थिएटर वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु का एक केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक्सप्लेन किया था बोथ दीज एक्सप्रेशन में अपेयर टू द सेम टू बी सेम बट हैव अ डिफरेंट मीनिंग। ठीक है, कि ये दोनों कंसेप्ट है ना, इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये है तो सेम ही, आपका राइट टू इक्वालिटी में आता है, लेकिन इसके दोनों की डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग है। द टर्म इक्वालिटी बिफोर लॉ एक डायनेमिक कंसेप्ट है। ठीक है, विद द मेनी एस्पेक्ट, or one such aspect being that there should be to be an absence of any privilege or a person being above the law। ठीक है, कि ये जो दोनों ही कंसेप्ट हैं आपका इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये दोनों ही क्या है, सेम कंसेप्ट है, लेकिन इसके डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग है। कानून के समक्ष समानता शब्द कई पहलुओं के साथ जो है वो एक गतिशील अवधारणा है। ऐसा एक यह पहलू है कि किसी भी विशेषाधिकार का अभाव जो है वो होना चाहिए, या कोई व्यक्ति कानून से ऊपर जो है वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, इक्वालिटी बिफोर लॉ का क्या मतलब है, अंडर इक्वालिटी बिफोर लॉ ए प्रिंसिपल ऑफ लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक टू बी फॉलोड। ठीक है, टू फॉलो इज फॉलो, बोला है कि कानून के समक्ष समानता के तहत जो है वो समानता के सिद्धांत का पालन जो है वो किया जाना चाहिए। इट मीन्स कि राइट टू sue or sued from the same cause of action should be the same for the people who are equal, कि ऐसा होना चाहिए कि किसी भी पर्सन के साथ मतलब कोई भी पर्सन गलत कर रहा है, ठीक है, तो उसके साथ जो है वो सेम ट्रीटमेंट होना चाहिए। यदि उसके खिलाफ मुकदमा भी दायर करना है, उसको स्यू भी करना है कोर्ट में, तब भी जो है वो इक्वलिटी होनी चाहिए। मतलब इसका मतलब ये है कि कार्यवाही के समान कारण, मतलब यदि किसी ने सेम ऑफेंस किया है तो मुकदमा करने और मुकदमा दायर करने का अधिकार उन लोगों के लिए समान होना चाहिए जो कि समान है। यानी जो लोग समान परिस्थितियों में हैं और ऐसा अधिकार उन्हें अब धर्म, लिंग, जाति या किसी अन्य कार्य के आधार पर नहीं, कि बिना जो है वो बिना भेदभाव के उपलब्ध होना चाहिए। समझ आ रहा है। इक्वलिटी बिफोर लॉ में ये भी बोला है, एक अलग से कंसेप्ट ये भी है कि ऐसा प्रिंसिपल है, ये बताता है कि कोई भी पर्सन जो है वो आपका, यदि किसी ने गलत किया है, सेम ऑफेंस किया है, तो उसके साथ जो है वो सेम ट्रीटमेंट होना चाहिए, उसके खिलाफ कार्यवाही सेम होनी चाहिए। राइट टू स्यू और बी sued फॉर द सेम कॉज ऑफ एक्शन शुड बी द सेम फॉर द पीपल हु आर इक्वल, जो कि आपके इक्वल है। ठीक है,
अब एक और केस है, इन द केस ऑफ स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस अनवर अली सरकार। ये इस केस में हेल्ड हुआ था, द टर्म इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इज इन नेचर इज अ नेचुरल consequences of the term equality before law। ठीक है, समझ आ रहा है मोहम्मद जी, अभिजीत जी, समझ आ रहा है? स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस अनवर अली सरकार की केस है जिसमें कोर्ट ने हेल्ड किया था द टर्म इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के बारे में। ये कहा था कि ये क्या है आपका नेचुरल कंसिक्वेंसेस ऑफ टर्म है इक्वलिटी बिफोर लॉ। thus it is very difficult to imagine the situation in which there has been violation of equal protection of law is not violation of equality before law। ठीक है, इसलिए इसमें कहा गया है कि कानून के समक्ष समानता शब्द जो है एक स्वाभाविक परिणाम है, और इस प्रकार ऐसी स्थिति के परिकल्पना करना बहुत मुश्किल है जिसमें कानून के समान संरक्षण का उल्लंघन जो है वो हुआ है। कानून के समक्ष समानता का उल्लंघन नहीं है, जबकि ये दोनों ही कंसेप्ट जो है वो अलग अलग है, डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग। ठीक है, बोला है कि यदि हम देखें कि किसी भी तरह से इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब कानून के समक्ष क्या है, सभी लोग इक्वल हैं। इक्वलिटी बिफोर लॉ इन आई ऑफ लॉ सभी लोग इक्वल हैं। बोला है ए कंसेप्ट और इक्वलिटी बिफोर लॉ जो है वो आपका डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट है। ऐसा नहीं होगा कि इक्वलिटी बिफोर लॉ में क्या है, कोई पर्सन आपका किसी भी प्रोविजन का वायलेशन करता है तो उसका सेम वायलेशन होगा इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में, तो इज नॉट अ वायलेशन ऑफ इक्वलिटी बिफोर लॉ। तो इसके डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग है, अपने डिफरेंट मीनिंग है। बोथ द टर्म जो है वो क्या करती हैं, इंटर रिलेट करती हैं एक दूसरे से। ठीक है, अब रूल ऑफ लॉ क्या है, रूल ऑफ लॉ बहुत अच्छे से जानते हैं आप। ठीक है, तो कि सभी लोग जो है वो कानून के समक्ष समान है। कोई भी लॉ जो है मतलब कोई भी पर्सन जो है वो कानून से बाहर नहीं है, कानून से बड़ा नहीं है। ठीक है, तो डाइसी ने एक 3 प्रिंसिपल दिए थे, सुपरमेसी ऑफ लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन और ओरिजिनेट फ्रॉम द ऑर्डिनरी लॉ। ठीक है, तो रूल ऑफ लॉ सबसे पहले डाइसी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डाइसी हैज गिव द कंसेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ मीनिंग का क्या क्या मतलब होता है, क्या मीनिंग होता है, तो नो पर्सन इज अबव द लॉ, कि कोई भी पर्सन जो है वो आपका कानून से बड़ा नहीं है। नो पर्सन इज अबव द लॉ। ठीक है, कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। इक्वलिटी ऑफ लॉ क्या है, इज अ पार्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ which has been explained by the डाइसी। ठीक है, कि जो इक्वलिटी बिफोर लॉ है ये पार्ट है रूल ऑफ लॉ का जो एक्सप्लेन किया गया है डाइसी के द्वारा, और डाइसी ने इसके 3 डिफरेंट मीनिंग बताए हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये लास्ट जो मार्च का एग्जाम हुआ था वहां देखने को मिला था कि कौन से मतलब ऑथर हैं जिन्होंने अपने रूल ऑफ लॉ की 3 प्रिंसिपल दिए हैं। ठीक है, या तो कि डाइसी ने कौन से 3 प्रिंसिपल दिए हैं, तो आपको एक जैसे कि 4 स्टेटमेंट दी गई थी तो इनमें से आपको सही बतानी थी कि एबीसी से ही है या डी से ही है, किस भी तरह से। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। इसमें सबसे पहले उन्होंने दिया है सुपरमेसी ऑफ लॉ, इट मीन्स द सुप्रीम और गवर्नमेंट कैन नॉट बी आर्बिट्ररी, कि कानून सर्वोच्च है या और सरकार मनमाने ढंग से कार्य जो है वो नहीं कर सकती। ठीक है, कि गवर्नमेंट भी काम करे, कि भले ही लॉ कौन बना रही है, हमारी गवर्नमेंट ही बना रही है, हमारी पार्लियामेंट ही तो गवर्नमेंट बना रही है ना, सॉरी लॉ लॉ बना रही है ना, कि जो हमारा लॉ कौन बनाती है, हमारी गवर्नमेंट ही बनाती है। लेकिन फिर भी वो जो है वो आर्बिट्रेरी नहीं होना चाहिए। सारा का सारा लॉ यदि बनाया जा रहा है पार्लियामेंट के द्वारा तब भी ऐसा नहीं है कि सारी की सारी पावर उन्हीं दी गई है। तो इट मीन्स लॉ लॉ क्या है आपका सुप्रीम है, और इफ अ पर्सन यदि कोई पर्सन वायलेट करता है किसी भी लॉ के प्रोविजन को, उसको क्या दी जाती है, पनिशमेंट दी जाती है, और ही कैन नॉट बी पनिश्ड फॉर एनीथिंग एल्स। और उस पर्सन को या किसी गवर्नमेंट को जो कि विद इन द गवर्नमेंट या गवर्नमेंट के अधिकारी भी कोई गलत काम करते हैं ना तो उनको भी पनिशमेंट दी जाती है। ठीक है,
तो सुप्रीम क्या है? लॉ है। सुपरमेसी ऑफ लॉ के बारे में उन्होंने कहा था, ठीक है। सेकेंड है इक्वलिटी बिफोर लॉ। इट मीन्स कि द पीपल शुड बी subject to the same provision of law is administered or by the ordinary court of land. Thus no person is above the law and has a follow of law, ठीक है। कि कानून के समक्ष समानता का अर्थ है, इसका मतलब ये है कि सभी लोगों को कानून के समान प्रावधानों के अधीन जो है वो होना चाहिए, जो कि देश की असामान्य अदालतों द्वारा प्रशासित है, ठीक है। इस प्रकार कोई भी व्यक्ति जो है वो कानून से ऊपर नहीं है और कानून का पालन जो है वो उसे करना चाहिए और करना पड़ता है। डाइसी का ये नियम है। नियम के तहत सम्राट एक अपवाद है। इस नियम के तहत जो है वो एक्सेप्शन है ऑन टू द मोनार्क। पहले मोनार्क का सिस्टम होता था, अभी भी कोई कोई कंट्रीज हैं जहां पर मोनार्क का सिस्टम होता है, ठीक है। लेकिन हमारे इंडिया में क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्री हमारी। हम क्या करते हैं, अपना जो अपने देश का मुखिया है, बल्कि हम जनता ही सुप्रीम है अपने देश में, लेकिन फिर भी एग्जीक्यूटिव हेड कौन होते हैं? हमारे प्रेसिडेंट होते हैं, और हम उनको खुद से चुनते हैं। खुद से हम उनको इनडायरेक्ट इलेक्शन करते हैं, जैसे कि हमारे द्वारा चुने गए कौन? आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी को। जब हम लोकसभा के मेंबर को खुद वोट डालते हैं, राज्यसभा के लोगों को, राज्यसभा के मेंबर को इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, और अपने एमएलए को हम खुद चुनते हैं। तो ये सारे जो हमारे द्वारा चुने गए या उन्होंने आगे कोई चुना, वो सारे क्या करते हैं, प्रेसिडेंट का चुनाव करते हैं। इनडायरेक्ट तरीके से हम ही तो चुन रहे हैं ना। तो हमारी कंट्री में क्या है, डेमोक्रेटिक सिस्टम है, और सभी लोग, मतलब मोनार्क का सिस्टम ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही पर्सन होगा, उसी के पास सारी अथॉरिटी होगी, नहीं। सभी लोगों के पास जो है वो इक्वल पावर दी गई है। देखो कि हम जनता को ही कितनी पावर दी गई है कि हम, यदि हमारे किसी भी राइट की वायलेशन होती है तो हम जाके कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनेट फ्रॉम द ऑर्डिनरी लॉ। इट मीन्स द राइट ऑफ अ पीपल इज नॉट ग्रांटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, it but instead it is a result of law of land which is administered by the court। कि इसका मतलब ये है कि लोगों के जो भी अधिकार हैं वो संविधान के द्वारा ही नहीं दिए जाते, बल्कि यह देश के कानून का एक परिणाम है जो कि अदालतों द्वारा प्रशासित किया जाता है, ठीक है। समझ आ रहा है? इन इंडिया में फर्स्ट एंड सेकंड रूल हैज बीन अडॉप्टेड। हमारे इंडिया में जो है वो आपका सुपरमेसी ऑफ लॉ, ठीक है, ये डाइसी का प्रिंसिपल है। तो देखो ये जो आपके जूरिस्ट होते हैं ना, जैसे कि हमने जूरिस्प्रूडेंस में भी मॉन्टेस्क्यू देखे थे, आपके रॉस्कोपॉन्ट थे, आपके अरिस्टोटल थे। तो ऐसा नहीं है कि ये इंडिया के ही है, इंडिया के लिए उन्होंने ऐसी ऐसी स्टेटमेंट दी हैं, ऐसी डेफिनेशंस दी हैं जो ऑल ओवर इंडिया अलग अलग कंट्रीज के लॉ जो है वो अब मैं आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो ये जो डाइसी का प्रिंसिपल था उसमें हम क्या करते हैं, सुपरमेसी ऑफ लॉ को अडॉप्ट करते हैं, फॉलो करते हैं, और साथ ही साथ इक्वलिटी बिफोर लॉ को हम फॉलो करते हैं, ठीक है। तो इन इंडिया में फर्स्ट एंड सेकंड रूल जो है उसको अडॉप्ट किया जाता है, लेकिन वर्ड थर्ड रूल को हम क्या कर देते हैं, ओमिट किया गया है, बिकॉज द कॉन्स्टिट्यूशन हमारा, क्योंकि बिकॉज द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमारा सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड है। हम सबसे ज्यादा किसको मानते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं। or the right of a people originate from it, or all the other law which are passed by the legislature should not be violate the provision of the constitution। और यहाँ पर भी ये भी बोला गया कि हमारी पार्लियामेंट, जो हमारी पार्लियामेंट है ना, जो लॉ बनाने की पावर उनको दी गई, लेजिस्लेचर, ठीक है, जो विधायिका विधायिका के द्वारा भी कोई कानून पारित हो रहा है, यदि वो संविधान के किसी प्रोविजन की उल्लंघन करता है, वायलेट करता है, तो हम उसको क्या कर देते हैं, वॉइड डिक्लेयर कर देते हैं, या अपना वायलेट, तो ऐसा लॉ जो है वो पास ही नहीं होता, ठीक है। अब क्या है, एक्सेप्शन भी है कुछ इक्वलिटी बिफोर लॉ के। तो बोले देयर आर जस्ट सम एक्सेप्शन ऑफ द रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ इक्वलिटी, ठीक है। कुछ एक एक्सेप्शन है रूल ऑफ इक्वलिटी के, हैज बीन which has been provided under the Indian Constitution, जो कि प्रोवाइड किए गए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 105 एंड 194। The member of a parliament and the state legislature respective are not held liable for anything। ठीक है, कानून के समक्ष समानता का एक अपवाद है, ठीक है।
समानता के नियम के लिए कुछ अपवाद हैं जो कि भारतीय संविधान के तहत जो है प्रदान किया गया है। अनुच्छेद आपका 104 और 194 के तहत संसद और राज्य विधानमंडलों के सदस्यों को सदन के भीतर कहीं मतलब किसी भी बात के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया। आपने देखा होगा जब आपकी पार्लियामेंट का सेशन चल रहा होता है तो आप टीवी में भी देखते हैं लोग कितनी मतलब ऐसे जोर जोर से बोलते हैं, कुर्सियां उठा उठा के फेंकते हैं, कभी ये करते हैं कभी वो करते हैं। मतलब तो उनको जो है वो आर्टिकल 105 और 194 के तहत जो उनको आ, एक प्रिविलेजेस दिया गया है कि यदि आप पार्लियामेंट में कुछ भी कर रहे हो या जो भी बोल रहे हो तो उसके लिए आप जिम्मेदार नहीं हो, ठीक है। और ये जो हमारा आर्टिकल 359 जो है वो ये कहता है अंडर विच दे से विद इन द हाउस, ठीक है। ये थोड़ा सा स्लाइड ये जो है वो लास्ट में होनी चाहिए थी। एनीथिंग विच, ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा, वैसे मैं ठीक कर दूंगी इसको, ठीक है। समझ आ रहा है ना। आर्टिकल 359 ये कहता है कि व्हेन देयर इज अ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, जब इमरजेंसी प्रोक्लेम होती है तो ऑपरेशन ऑफ फंडामेंटल राइट इंक्लूडिंग आर्टिकल 14 जो है वो सस्पेंड हो जाता है। और इफ कोई भी पर्सन जो वायलेशन करता है किसी भी राइट की इज डन ड्यूरिंग द सच प्रोक्लेमेशन, इट कैन नॉट बी चैलेंज द कोर्ट आफ्टर द प्रोक्लेमेशन एंड, ठीक है। तो यदि प्रोक्लेमेशन के टाइम में या इमरजेंसी के टाइम में किसी भी पर्सन के कि फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है, आर्टिकल 14 का जो है वो वायलेशन होता है, तो उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो ये क्या है आपकी एक्सेप्शन है, ठीक है। हम क्या पढ़ रहे हैं, कुछ एक एक्सेप्शन जो कि इक्वलिटी बिफोर लॉ के क्या कुछ एक्सेप्शन है। तो सबसे पहले हमने देख लिया कि पार्लियामेंट को एक्सेप्शन दी गई है, प्रिविलेजेस दिया है, क्या है कि आप अपनी जो भी अपने पार्लियामेंट का सेशन चल रहा होगा तो आप उस टाइम कुछ भी कहोगे या कुछ भी करोगे तो आपको उसके लिए जिम्मेदारी नहीं ठहराया जाएगा, ठीक है। और आपका आर्टिकल 359 ये कहता है कि जो प्रोक्लेमेशन हो जाती है इमरजेंसी की तो आर्टिकल 14 भी क्या हो जाता है, सस्पेंड हो जाता है। और कोई भी पर्सन जो प्रोक्लेमेशन एंड होने के बाद या इमरजेंसी खत्म होने के बाद ये नहीं बोल सकता कि वहां तब हमारे फंडामेंटल राइट की या आपकी राइट टू इक्वलिटी की वायलेशन हुई थी, तो उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जाएगा, ठीक है। Article 361, the president and the governor are not liable for any court or any act which is done by them existing exercising the power or duty of the office, ठीक है। कि प्रेसिडेंट और गवर्नर को कभी भी लाइबल नहीं ठहराया जाएगा, किसी भी कोर्ट में उन्हें नहीं बुलाया जाएगा, ठीक है। समझ आ गया। अब इतना समझ आ गया, एक बार दोबारा से बता देती हूँ, ठीक है। इक्वलिटी रूल ऑफ राइट ऑफ इक्वालिटी में हमने देखा कि टू कंसेप्ट दिए गए हैं, इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ठीक है। लेकिन सबसे पहले हम समझते हैं इक्वलिटी बिफोर लॉ का, ठीक है। इक्वलिटी बिफोर में लॉ में बोला कि सभी लोग क्या है, इक्वल है। रूल ऑफ लॉ का कंसेप्ट है कि हर एक पर्सन जो है वो बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के जो है वो इक्वल है। किसी के साथ भी हम क्या करेंगे, किसी भी रिलीजन सेक्स कास्ट के आधार पर जो है वो भेदभाव नहीं करेंगे, ठीक है। और रूल ऑफ लॉ में हमने डाइसी का प्रिंसिपल देखा, उन्होंने 3 प्रिंसिपल दिए हैं, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ का, इक्वलिटी बिफोर लॉ का और कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनेट फ्रॉम द ऑर्डिनरी लॉ। तो हमारे इंडिया में जो है वो दो बोथ कंसेप्ट जो फॉलो किए जाते हैं, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ और आपका इक्वलिटी बिफोर लॉ, ठीक है। एक्सेप्शन क्या है इक्वलिटी बिफोर लॉ की, तो बोला है कुछ एक एक्सेप्शन है, किसी किसी को जो है एक्सेप्शन दी गई है, जैसे कि हमारी पार्लियामेंट को एक्सेप्शन दी गई है, प्रिविलेजेस दी गई है कि आप जो है वो जो भी अपने पार्लियामेंट का सेशन होगा और उस टाइम जो भी कुछ कह रहे होंगे तो आपको क्या मिल जाएगी, आपके खिलाफ कोई भी प्रोसीडिंग नहीं होगी। फिर है आपका आर्टिकल 359 जो कि ये कहता है कि जब प्रोक्लेमेशन इमरजेंसी को प्रोक्लेम्ड किया गया, इमरजेंसी लगी है, तो आप आर्टिकल 14 के तहत ये नहीं बाद में बोल सकते कि कोर्ट में जाके स्यू नहीं कर सकते किसी भी पर्सन को कि मेरा जो फंडामेंटल राइट था आर्टिकल 14 के तहत जो वो वायलेट हुआ है, ठीक है। तो आप ऐसा नहीं करेंगे। और आर्टिकल 360 में ये कहा गया प्रेसिडेंट और गवर्नर जो है वो लाइबल नहीं होंगे किसी भी एक्ट के थ्रू, ठीक है। समझ आ गया। अब नेक्स्ट है कंसेप्ट आपका इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ये क्या है, इम्पोज, ये क्या है, एक ड्यूटी है किसकी, स्टेट की, टू टेक ऑल नेसेसरी स्टेप टू इंश्योर दैट गारंटी ऑफ
इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ पीपल इज फॉलोड। ठीक है, ये बोला है कि ये क्या है, आपकी ड्यूटी है किसकी, स्टेट की, ये सुनिश्चित करना कि करने के लिए कि सभी जो भी कदम उठाए जा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा, वो क्या कर रहे हैं, आपकी गारंटी कर रहे हैं इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ सभी पीपल, मतलब सभी लोगों के साथ जो है हम अपने स्टेट में क्या करेंगे, इक्वल ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है, well, like people being treated alike is followed under the rule, and another important point under the rule is that unlike should be treated alike। ठीक है, तो इक्वलिटी बिफोर लॉ था, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या है, आपकी स्टेट की ड्यूटी है कि हम क्या करेंगे, प्रोटेक्शन देंगे, जितने भी हमारे सिटीजन हैं उनको इक्वल इक्वल जो है वो अपना प्रोटेक्शन देंगे, उनको प्रोटेक्ट करेंगे कि उनके साथ किसी भी तरीके का वायलेशन ना हो या डिस्क्रिमिनेशन हो। ठीक है, thus even if the people who are under the different position and circumstances are governed by the same rule, then it will also have a negative effect of rule of equality। ठीक है, तो ये क्या कहता है, इस प्रकार भले ही अलग अलग स्थितियां और परिस्थितियों में रहने वाले लोग जो हैं एक ही नियम के द्वारा शासित होते हैं, लेकिन इसका समानता के नियम पर भी एक नकारात्मक प्रभाव है। ठीक है, अब आर्टिकल 14 एंड रीजनेबल क्लासिफिकेशन क्या है, तो आर्टिकल 14 प्रोवाइड करता है प्रोविजन ऑफ इक्वालिटी, प्रोविजन फॉर द इक्वालिटी ऑफ ऑल पीपल बिफोर द लॉ और एवरी पर्सन इज द सेम, therefore it is not practically possible to have universal application of equality, thus law cannot be general character and the same classification is permitted under the article 14। बोला है कि कुछ उचित क्लासिफिकेशन की गई है, कुछ आपका रीजनेबल क्लासिफिकेशन करेगी आर्टिकल 14 की, तो आपका आर्टिकल 14 के तहत बोला गया है कि कानून के समक्ष सभी लोगों को की समानता के लिए प्रावधान प्रदान किए गए हैं, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति जो है वो समान नहीं है। ठीक है, कुछ एक रीजनेबल क्लासिफिकेशन भी करी गई है। ठीक है, कि हमने ऐसा तो बोल दिया कि सभी लोग जो है वो आपके इक्वल हैं, लेकिन कुछ एक रीजनेबल क्लासिफिकेशन भी करी गई है, जैसा कि इसलिए समानता का सार्वभौमिक अनुप्रयोग व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। इस प्रकार कानून एक सामान्य चित्रण सामान्य चरित्र के नहीं हो सकता, मतलब सभी लोगों को कुछ ना कुछ यदि क्लासिफिकेशन करी गई है तो वो कुछ ना कुछ सोच समझ कर ही करी गई है। तो इस प्रकार जो ये बोला है कि विधायिका को समूह में विभिन्न लोगों की पहचान और वर्गीकृत करने की अनुमति दी गई है कि आप क्या करोगे, अलग अलग लॉ के अलग अलग पर्सन के लिए अलग अलग लॉ बना सकते हैं और क्लासिफाई करोगे डिफरेंट डिफरेंट पीपल को इन द ग्रुप में, बिकॉज इट हैज एक्सेप्टेड एंड द ट्रीटमेंट ऑफ द अनइक्वल इन द सेम मैनर लाइक टू कॉज फॉर मोर प्रॉब्लम इंस्टेड ऑफ प्रिवेंटिंग them and so the society in progress and classification is important। ठीक है, तो ये हाँ, यदि आप हमने देखा कि आर्टिकल 14 ये बताता है कि रीजनेबल क्लासिफिकेशन होनी चाहिए। रीजनेबल क्लासिफिकेशन होती क्यों है, ताकि हम इक्वल बना सके सभी को। ऐसे लोग जो कि पिछड़े रह गए हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए ये पर्टिकुलर ए सोसाइटी है, ठीक है, और इस कम्युनिटी के लोग जो है वो इतने इतने ज्यादा डेवलप हैं, और दूसरे लोग जो है वो थोड़े से करीब है, वो इतने तक डेवलप है। हम क्या करेंगे, इनको थोड़ा सा प्रिविलेजेस देके और थोड़ा सा ज्यादा प्रिविलेजेस या उनको ज्यादा फैसिलिटी देके उनको ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे। इसलिए हम क्या करते हैं, उनको बोला है, हम हर किसी पर्सन को इक्वल नहीं ठहरा सकते, हम इसलिए रीजनेबल क्लासिफिकेशन करेंगे ताकि जो अनइक्वल हैं उनको सेम मैनर में हम इक्वलिटी में ला सकें, और ताकि सोसाइटी की क्या हो सके, प्रोग्रेस हो सके। इसलिए क्लासिफिकेशन जो है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और क्लासिफिकेशन कैन नॉट बी डन आर्बिट्रेरी बिकॉज सच केस देयर विल बी नो जस्टिफिकेशन, मतलब ऐसे कुछ केस हैं जो कि जिसका कोई औचित्य नहीं है। मतलब ऐसा है कि बोला ये जो क्लासिफिकेशन है ना, हमने बोला ठीक है, क्लासिफिकेशन एक नॉर्मल लैंग्वेज में आप समझो कि क्लासिफिकेशन के बारे में हमने ये देखा कि जब हमारे पास इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का कंसेप्ट है, तो हम क्लासिफिकेशन करके क्या करेंगे, जो ऐसे लोग हैं जो देखो इतने डेवलप है, ठीक है, ये लोग इतने डेवलप हैं, हम क्या करेंगे, जो इतने डेवलप हैं, जो इससे कम डेवलप हैं, उनको थोड़ा सा प्रिविलेजेस देके क्या कर देंगे, उनको थोड़ा सा छूट देके
हम उनको ज्यादा फैसिलिटी दे देंगे ताकि ये इक्वल हो सके। ठीक है, तो ये बोल दिया कि क्लासिफिकेशन जो है वो आर्बिट्रेरी भी नहीं होनी चाहिए, और आर्टिकल 14 ये अलाउ करता है फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ डज शुड नॉट कन्फर द स्पेशल प्रिविलेजेस टू एनी आर्बिट्रेरी, और सच क्लासिफिकेशन डन होनी चाहिए इन द रैशनल बेसिस पर। ठीक है, जैसे कि लेजिस्लेचर जो है कैन नॉट पास अ लॉ विच फेवर द पर्टिकुलर कास्ट टू पीपल विदाउट एनी रैशनल बेसिस, की जो हमारी लेजिस्लेचर है ना, जो लॉ बना रही है, वो भी किसी भी तरह का लॉ नहीं बना सकती किसी भी कास्ट और पीपल के लिए जो कि विदाउट रैशनल बेसिस पर। यदि हमारी पार्लियामेंट या कोई भी लॉ बना रहा है, हमारी स्टेट लेजिस्लेचर भी लॉ बना रही है, तो उसके पीछे भी कोई ना कोई रीजन होता है, उसके लिए भी कोई ना कोई हिस्ट्री होती है जिसको ध्यान में रख के हम लॉ बनाते हैं। तो बोला रीजनेबल क्लासिफिकेशन किस तरह से की जाएगी, रैशनल बेसिस पर की जाएगी, और उसी बेसिस पर एक लॉ पास किया जाएगा, और इट इज बाउंड टू हेल्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल बाय द जुडिशरी। और यदि यदि ऐसा हो गया कि उसको जो है वो किसी भी तरह से रैशनल बेसिस पर जो है वो उसको नहीं बनाया गया है, पर्टिकुलर कास्ट के फेवर में बनाया गया है, तो हाँ, कोर्ट क्या कर देगा, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देगा। ठीक है, समझ आ गया। और सच जो ये भी आर्बिट्रेरी क्लासिफिकेशन बाय द लेजिस्लेचर इज नॉट अ क्लास लेजिस्लेशन, और ये फॉरबिड होगी बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। और यदि किसी भी कास्ट के लिए या किसी भी पर्सन के लिए हम क्या करते हैं, बॉडी ऑफ अ पर्सन के लिए कोई ऐसा लॉ बनाते हैं जो कि रैशनल बेसिस पर नहीं है, जो कि आर्बिट्रेरी है, तो हम, और जो कॉन्स्टिट्यूशन के ऑफ इंडिया के द्वारा जो है उसको फॉरबिड किया जाएगा। बट ये अलाउ करता है यदि आप रीजनेबल क्लासिफिकेशन करते हो, एक अच्छी रैशनल बेसिस पर क्लासिफिकेशन करते हो, तो इस तरह का कोई भी कंसेप्ट नहीं आता। हम देखो क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं, देखो यहां तो समझो कि क्लासिफिकेशन हम कर ही क्यों रहे हैं, ताकि आप तो रैशनल बेसिस पर हो, और जो भी अनइक्वल लोग हैं ना सोसाइटी में, उनको इक्वलिटी प्रोवाइड किए। देखो कि यदि ऐसा तो होता नहीं वैसे, तो इन प्रैक्टिकल वे में हम देखें तो ऐसा होता है कि जो लोग गरीब हैं वो और ज्यादा गरीब होते जा रहे हैं, और जो लोग अमीर हैं वो और ज्यादा अमीर होते जा रहे हैं। लेकिन हम कुछ एक जैसे ओबीसी एससी एसटी वालों को रिजर्वेशन दी गई है, तो वो क्यों दी गई है कि ऐसे लोग जो कि समाज में थोड़े से पिछड़े रह गए, हम उनको रिजर्वेशन देंगे ताकि ये सोसाइटी में उठ सके। ठीक है, जो कि हम नेक्स्ट आर्टिकल में अपना ये कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ आर्टिकल 14 के तहत रीजनेबल क्लासिफिकेशन थी, और हम टेस्ट कैसे कर सकते हैं रीजनेबल क्लासिफिकेशन का। तो फॉर डिटरमाइनिंग वेदर द क्लासिफिकेशन मेड द लेजिस्लेचर इज रीजनल, हम किस तरह से देखते हैं। हाँ, आर्बिट्रेरी क्लासिफिकेशन कॉल्ड क्लास लेजिस्लेशन। हम्म, और क्लास लेजिस्लेशन और उसको फॉरबिड किया जा सकता है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। ठीक है, बट यदि क्लासिफिकेशन रीजनेबल है ना, आर्बिट्रेरी नहीं है और रीजनेबल है, तो उसको जो है वो पास किया जाता है रैशनल बेसिस पर, और एक सम स्पेसिफिक गोल होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, उसको हम अचीव कर सकते हैं। किस पर्पस से, कि ये हमारा पर्पस है कि हम क्या करना चाहते हैं, कि फॉर एग्जाम्पल के लिए कोई ऐसा एरिया है, ठीक है, तो कोई ऐसा एरिया है जहां पर कोई ऐसे लोग हैं जैसे जर्नल काफी ज्यादा उठे हैं, मतलब काफी ज्यादा हाई क्लासेस के पीपल वहां पर हैं, ओबीसी एससी और भी अदर जो है वो लोग हैं जो काफी ज्यादा गरीब हैं। तो यदि हम वहां पर एक रीजनेबल क्लासिफिकेशन कर रहे हैं और ऐसा लॉ पास कर रहे हैं जो कि रैशनल बेसिस पर हो, और जिसका उस लॉ का पर्पस है कि हम उस स्पेसिफिक गोल को, स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को अचीव करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, वो लॉ जो है वो बिना किसी भी भेदभाव के, मतलब अच्छे से वो पास हो जाएगा। लेकिन यदि वो क्लास लेजिस्लेशन के बेसिस पर या आर्बिट्रेरी क्लासिफिकेशन के बेसिस पर पास हो रहा है, तो ये फॉरबिडन बाय द लॉ हो जाएगा, फॉरबिडन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा। ठीक है, मतलब कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, कोई ऐसा रैशनल बेसिस होना चाहिए किसी भी लॉ के बनाने का। ठीक है, और टेस्ट कैसे कर सकते हैं हम क्लासिफिकेशन, रीजनेबल क्लासिफिकेशन का। तो फॉर द डिटरमाइनिंग वेदर द क्लासिफिकेशन, या हम किस तरह से देखेंगे कि
ये जो क्लासिफिकेशन की गई है, यदि हम ये जो लॉ बना रहे हैं, ये और हमारी लेजिस्लेचर ने प्रोविजन दिया है या कोई भी अपना तथ्य दिया है कि इस भी कम्युनिटी के लिए हम लॉ बना रहे हैं। जैसे आप देखो कि हमारे यहाँ भी जो हमारी डिस्ट्रिक्ट चंबा वगैरह है, तो वहां पर गद्दी लोग रहते हैं, मतलब जो भेड़ बकरियों को पालते हैं, तो उनको काफी ज्यादा रिजर्वेशन दी गई है, बहुत ज्यादा रिजर्वेशन दी गई। तो यदि उनको जॉब्स वगैरह में भी अप्लाई करना हो तो काफी ज्यादा रिजर्वेशन उन लोगों को दी गई है, ताकि वो अपने समाज में उठ सके। ठीक है, तो इसलिए यदि क्लासिफिकेशन अच्छी है, आर्बिट्ररी नहीं है, उसका कोई स्पेसिफिक गोल है, ऑब्जेक्टिव है, तो बिना किसी वो किसी भी तरह से लॉ की वायलेशन नहीं करेगा और कॉन्स्टिट्यूशन के तहत उसको वैलिड करार दिया जाएगा और वो क्लासिफिकेशन की जाएगी। ठीक है, और हम टेस्ट कैसे कर सकते हैं रीजनेबल क्लासिफिकेशन का? तो फॉर डिटरमाइनिंग द क्लासिफिकेशन मेड बाय द लेजिस्लेचर इज अ रीजनेबल वन और नॉट, कि हम किस तरह से डिटरमाइन करेंगे, हम किस तरह से पता लगाएंगे कि ये क्लासिफिकेशन अच्छी हुई है या नहीं हुई है। तो इस टेस्ट का यूज हम तब कहते हैं जब क्लासिफिकेशन फुलफिल करे कंडीशन ऑफ द टेस्ट को, और एक रीजनेबल वन होनी चाहिए। ठीक है, फॉलोइंग टेस्ट दिए गए हैं, आइडेंटिफाई द रीजनेबल क्लासिफिकेशन। थोड़ा थोड़ा मैं बता देती हूँ, बाकी आप बहुत डिटेल में जो है वो खुद से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, तो हम किस तरह से टेस्ट कर सकते हैं आइडेंटिफाइंग, ये थोड़ा डीप कंसेप्ट है और काफी डिटेल में आपको यहाँ पर बताया गया है, नोट्स भी आपको डिटेल में मिल जाएंगे। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन शुड नॉट बी आर्बिट्रेरी, कि जो भी क्लासिफिकेशन करी गई है लॉ बनाने की, कोई भी आप रीजनेबल क्लासिफिकेशन कर रहे हो तो वो आर्बिट्रेरी नहीं होनी चाहिए। और टेस्ट जो भी यूज किया जा रहा है, चेक एंड वेदर द क्लासिफिकेशन बेस सब्सटेंशियल डायरेक्शन डिस्टिंक्शन और नॉट। और क्लासिफिकेशन जो है वो शुड बी बेस्ड होनी चाहिए इंटेलिजिबल डिफरेंशिएट, या पर मतलब विच कैन बी अंडरस्टूड, जिसको समझा जा सके। ठीक है, कि हम किस तरह की टेस्ट कर सकते हैं कि जो क्लासिफिकेशन की जा रही है वो सबसे पहले तो आर्बिट्रेरी नहीं होनी चाहिए, रीजनेबल होनी चाहिए, और जो कि बेस्ड होनी चाहिए किस पर, इंटेलिजिबल डिफरेंशिएटिया पर, मतलब हम जिसको समझ सके, किसी भी नॉर्मल पर्सन के लिए भी वो अंडरस्टैंडेबल हो, मतलब उसको समझने के लिए सही हो, बिल्कुल क्लियर। कोई भी लॉ बनाया जाता है ना, बिल्कुल क्लियर, उसमें किसी भी तरह की एम्बिग्युइटी नहीं होनी चाहिए, स्पष्टता नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, जो किसी भी कॉमन पीपल को जो है वो समझ में आ सके। ठीक है, और शुड नॉट सम मेड ऑफ द डिस्टिंक्शन, फॉर एग्जाम्पल क्लासिफिकेशन ऑफ पीपल बेस्ड ऑन इनकम। यदि हम क्लासिफिकेशन किस पर कर रहे हैं, इनकम के बेस पर कर रहे हैं, तो ये एक रीजनेबल क्लासिफिकेशन है फॉर द पर्पज ऑफ आर्टिकल 14। ठीक है, अब डिफरेंशिया का क्या मतलब होता है कि विच मीन द अप्लाई ऑफ क्लासिफिकेशन शुड बी रियल और इम्पोर्टेंट connection with the objective which is sought to achieve the classification, की वर्गीकरण में जो भिन्नता जो है वो लागू की गई है उसका उस उद्देश्य के साथ वास्तविक और महत्वपूर्ण संबंध होना चाहिए, जिसे वर्गीकरण के द्वारा जो है वो प्राप्त करने की मांग की जाती है। और फॉर एग्जाम्पल के लिए जो लेजिस्लेचर क्लासिफाई कर रहा है पीपल को ऑन द बेसिस ऑफ इनकम, ठीक है, ये वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव, इसका वन ऑफ ऑब्जेक्टिव क्या है कि सभी पीपल को बेनिफिट देना है जो कि लो इनकम के हैं, और उनका एग्जेम्पशन फ्रॉम टैक्स। ठीक है, और उनको जो है वो किसी ना किसी तरह से जो है वो कर से भी जो है छूट दिलवानी है, ऐसे कुछ लाभ प्रदान करवाना है। ठीक है, तो मतलब ये जो है वो अपना सही क्लासिफिकेशन है, यदि हम किस बेस पर करेंगे, इनकम के बेस पर करेंगे। और here are differentiatia for classification is a connection with the objective for providing the same benefit the people and earning low income, therefore the classification is valid। ठीक है, यहाँ जो वर्गीकरण किया गया है इसमें यदि भिन्नता पाई जाती है इनकम में, लो इनकम में भिन्नता पाई जाती है, तो अर्जित करने वाले कुछ लोगों को कुछ लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से जुड़ी हुई है, इसलिए वर्गीकरण क्या है आपका, वैलिड है। ठीक है, यदि हम वैलिड मतलब किसी भी तरह के, आपको सिर्फ इतना समझना है कि हम टेस्ट तो अलग बात है, लेकिन हम जो है वो किस तरह से जो है क्लासिफिकेशन कर सकते हैं,
सबसे पहले आर्बिट्रेरी नहीं होनी चाहिए, रीजनेबल होनी चाहिए, कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, क्लियर होनी चाहिए और इंटेलिजिबल डिफरेंशिएट या होना चाहिए, हर एक पर्सन को समझ में आ जाए, किसी नॉर्मल पीपल को भी समझ में आ जाए। ठीक है। और टेस्ट कैसे कर सकते हैं कि हम ये देखेंगे क्लासिफिकेशन जो की गई है वो आर्बिट्रेरी नहीं है, और जो डिफरेंशिएशिया का यहाँ पर मतलब बताया गया है तो वो रियल और इम्पोर्टेंट कनेक्शन होना चाहिए, और क्लासिफिकेशन जो भी की जा रही है वो एक रीजनेबल बेस पर होनी चाहिए। ठीक है। और कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। समझ आ गया? इतना समझ आ गया है आपको? जल्दी से बता दो, कहीं कोई डाउट रहा तो मैं बता देती हूँ बस। मोहम्मद जी, अभिजीत जी, अंजलि पांडे जी, समझ नहीं आ रहा है? But the Supreme Court in Re Special Court Bill had warned against overemphasize classification. कोर्ट ने इस केस में ऑब्जर्व किया था डॉक्ट्राइन ऑफ क्लासिफिकेशन इज सुपरसीडरी रूल, कि जो डॉक्ट्राइन ऑफ क्लासिफिकेशन है वो एक सुपरसीडरी रूल है which has been used by the court to facilitate the doctrine of equality। ठीक है। कि जिसका प्रयोग जो है वो अदालत द्वारा समानता के, मुझे क्लियर है मैम, ठीक है, समानता के सिद्धांत को सुविधाजनक बनाने के लिए जो है वो किया जाता है, कि हम डॉक्ट्राइन ऑफ इक्वालिटी और डॉक्ट्राइन ऑफ क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं, तो हम डॉक्ट्राइन ऑफ इक्वलिटी को अचीव करना चाहते हैं, फैसिलिटेट करना चाहते हैं, इसलिए जो हम डॉक्ट्राइन ऑफ क्लासिफिकेशन करते हैं कि ऐसे लोग हैं जो कि गरीब भी हैं या किसी भी तरह से पिछड़े हैं, तो हम उनको इक्वल करने के लिए, इक्वलिटी लाने के लिए हम डॉक्ट्राइन ऑफ क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है। तो इस केस में यही हेल्ड हुआ था। अब न्यू कंसेप्ट ऑफ लॉ इक्वलिटी क्या है आफ्टर द सेवरल केसेस हमने देखे, और इसके बाद आर्टिकल 15 रहेगा नेक्स्ट सेशन में, और उसके बाद हम 14 इंपॉर्टेंट केसेस करेंगे। ठीक है। तो आफ्टर सेवरल केसेस द कंसेप्ट ऑफ इक्वलिटी अंडर आर्टिकल 14 हैज गॉन थ्रू मेनी चेंजेस। जो हमारा आर्टिकल आर्टिकल 14 के बाद बोला है आफ्टर सेवरल केसेस हमने देखे तो, और सेवरल हमने डेफिनेशन देखी कि इक्वालिटी किस तरह से होगी, आपका रीजनेबल क्लासिफिकेशन क्या है, तो कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी अंडर आर्टिकल 14 में कुछ एक मैनी ऑफ द चेंजेस आए थे। ठीक है। नाउ द प्रेजेंट कंसेप्ट क्या है इक्वालिटी का, हैज अ ग्रेटर स्कोप एज कंपेयर टू स्कोप ऑफ टाइम ऑफ एनेक्टमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। कि आजकल के टाइम में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का काफी ज्यादा वाइड स्कोप है। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था तो भी था, लेकिन आज हम क्या करते हैं, कुछ एक अलग अलग चेंजेस जो है वो आते रहते हैं, जितने भी सोसाइटी में चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है। तो हम क्या करते हैं अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ सोसाइटी किसी भी प्रोविजन को अमेंड कर सकते हैं, चाहे वो द स्पेशल और सिंपल मेच्योरिटी के साथ। ठीक है। तो अभी जो है उसका वाइड स्कोप हो चुका है। ये केस याद रखिएगा एयर इंडिया वर्सेस नरगेश मिर्जा का। ठीक है। और जैसे ही ये क्लास खत्म होगी मैं आफ्टरनून तक इस पीडीएफ को अपलोड कर दूंगी। एक्चुअली आर्टिकल 14 एंड 15 दोनों ही जो है वो इसी पीडीएफ में रहेंगे। ठीक है। तो आपको दोनों क्लासेस के नोट्स जो है वो मिल जाएंगे। ठीक है। और ये केस देखिएगा एयर इंडिया वर्सेस नरगेश मिर्जा का, द रेगुलेशन ऑफ इंडियन एयरलाइंस प्रोवाइडेड दैट द एयर होस्टेस, यहाँ पर जो एयर होस्टेस थी उनकी जब एज जो है 35 हो जा रही है, मतलब रिटायरिंग फ्रॉम द सर्विस ऑन अटेनिंग 35 एज। ठीक है। कि आयु 35 एज की आयु प्राप्त करने से पर उन्हें जो है वो रिटायर कर दिया जाता था, और यदि उनकी सेवा अपनी जो उनकी मतलब यदि उन्होंने अपनी सेवा के 4 वर्षों के भीतर, मतलब यदि उनको 35 ईयर से पहले जब उनको रिटायरमेंट दे दी जाती थी तो उससे पहले यदि 4 वर्षों से पहले जो है यदि वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं, ठीक है, तो उनको जॉब से निकाल दिया जाता था। ठीक है। तो ऐसा होता था कि उनको जॉब से टर्मिनेट कर दिया जाता था। तो इस केस में कोर्ट ने, मैम पीडीएफ नोट हेयर प्लीज प्रोवाइड, पीडीएफ नॉट हेयर प्लीज प्रोवाइड इट वी कैन प्रिंट इट। देखो
कि पहले तो मेरे को ये बताओ कि आपको पीडीएफ मिल रहे हैं, उसके बाद ये बताओ कि क्या वो प्रिंट करवाने वाला सिस्टम और ये अलग अलग चीजें हैं कि आपको पीडीएफ ही नहीं मिल रही, आपको नोट्स ही नहीं मिल रहे। मोहम्मद जी प्लीज इनको गाइड कर दीजिए कि नोट्स इनको कहाँ से मिलेंगे। मैं तो इनको बार बार बोल रही हूँ कि आप क्या करोगे, अपने ऐप को ओपन करोगे, ठीक है, इस क्लास के बाद आप स्टार्ट लर्निंग, जो भी आपने कोर्स लिया है स्टार्ट लर्निंग पर क्लिक करोगे। नेक्स्ट आपको फोल्डर बने हुए दिखेंगे कि ये कंटेंट वाला है, ये अलग अलग फोल्डर दिख रहे हैं, ठीक है। पीडीएफ हेयर इन ऐप, तो सिर्फ प्रिंट करवाने वाला ही मसला है ना, तो उसको मैं बोल नहीं रही हूँ कि यार मैं बात करूंगी, अब आप रुक तो जाओ। पीडीएफ मिल रही है, ठीक है, हाँ। तो मैं यही तो बोल रही हूँ कि आपको पीडीएफ मिल रही है ना, तो आप, अच्छा, आई नो हाउ टू ओपन दिस ग्रुप। चलो आपका प्रिंट का ही मैटर है ना, तो आप थोड़ा सा टाइम दो, देखो कि एक दो दिन दो। ओके, तो एक दो दिन दो, फिर मैं बात करती हूँ, या आप खुद भी बात कर लो, ठीक है, एक बार सर से खुद भी बात कर लो और मैं भी बात करती हूँ कि प्रिंट का जो है वो अ, नहीं ऑप्शन आ रहा है बच्चों को, तो जो है आपको अच्छे से नोट्स जो है वो प्रिंट मिल जाएंगे यदि वो वहां से अलाउ कर देते हैं। हो सकता है उन्होंने अलाउ नहीं किया हुआ, लेकिन इससे पहले देखो कि पहले वाले बैच में किसी ने करवाया करवाया भी होगा, तो मेरे को आइडिया नहीं है कि मेरे साथ किसी ने बात करी हो, लेकिन मैं बात करूंगी एक बार, आप भी बात करना, ठीक है, ठीक है। आई ऑलरेडी टॉक विद जीतू सर, फिर जीतू सर ने क्या बोला कि ये प्राइवेसी का मैटर है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अभी एक दिन रुक जाओ, अब शाम वाली क्लास में बताऊंगी कि सर ने क्या बोला, ठीक है, मैं बात कर लूंगी, ठीक है। अभी इस केस को थोड़ा सा देख लो, एयर इंडिया वर्सेस नरगिस मिर्जा का केस है। ये केस था कि जो लेडीज थी जो कि वहां पर फीमेल वर्क काम करती थी एयरलाइंस में, ठीक है, तो उनको यदि उनकी जो रिटायरमेंट एज से पहले यदि वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो उनको जो है जॉब से निकाल दिया जाता था। तो यहाँ पर कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि जो टर्मिनेशन ऑफ सर्विस ऑफ एयर होस्टेस है, किस ग्राउंड पर, प्रेगनेंसी के ग्राउंड पर, ये क्या है, अमाउंट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है। और किसी भी तरह की अनरीजनेबल किसी भी तरह का रीजनेबल नहीं है, बल्कि एक अनरीजनेबल ग्राउंड है कि एक सिर्फ आप मात्र इस बेसिस पर कि वो प्रेग्नेंट हो गई आप उसको जॉब से नहीं निकाल सकते। द रेगुलेशन जो प्रोवाइड किया है अंडर 4, आफ्टर द सर्विस ऑफ एयर होस्टेस कुड मैरी, therefore ground of pregnancy was not reasonable, ठीक है। तो ये जो ग्राउंड ऑफ प्रेगनेंसी के आधार पर उनको जॉब से टर्मिनेट कर दिया जाता था, तो ये क्या है, अनरीजनेबल है, ठीक है, रीजनेबल नहीं है। दस इट वाज हेल्ड दैट रेगुलेशन, ये जो रेगुलेशन था वो वायलेट कर रहा था आर्टिकल 14 के, और सच टर्मिनेशन वुड नॉट बी वैलिड, ठीक है, तो ये समझ में आ गया ना। फिर एक और केस है डीएस नकारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का, आर्टिकल रूल 34 ऑफ सेंट्रल सर्विस हेल्ड दैट ये वायलेट कर रहा है रूल आपका आर्टिकल 14, thus unconstitution. Thus in this rule the classification was made between the pensioner who retire before the public specific date to those who retire after the date, ठीक है। कि इस केस में क्या हो रहा था, जो इसी तरह से जो डीएस नकारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है, जिसमें जो रूल 34 के तहत आर्टिकल 14 का उल्लंघन करने और इस प्रकार के असंवैधानिक इसे माना गया था। इस नियम के तहत ये था कि एक विशिष्ट तिथि, एक स्पेसिफिक तिथि होने से पहले ही उनको क्या कर दिया जाता था, रिटायर कर दिया जा रहा था। और जो पेंशन भोगियों और उस तारीख के बाद सेवा निवृत्त होने वाले पेंशन भोगियों के बीच में एक वर्गीकरण किया गया था कि आप, ये तो एक तो देखो इसमें क्या हो रहा था कि ऐसे लोगों को खुद ही रिटायर कर दिया जा रहा था, और जो इस पर्टिकुलर स्पेसिफिक डेट को रिटायर हो रहे हैं, और इस पर्टिकुलर मतलब फॉर एग्जाम्पल के लिए ये एक साल पहले रिटायर हो गए, एक साल बाद रिटायर हो, तो उनके बीच में एक वर्गीकरण किया गया था, और इस तरह से मतलब इनके बीच में एक क्लासिफिकेशन किया गया था। तो इसमें कोर्ट ने हेल्ड किया कि ये जो क्लासिफिकेशन आपने किया है ना, ये इरेशनल है और आर्बिट्रेरी है, कोर्ट के ऑर्डर के आर्बिट्रेरी है और इन्फ्रिंज करता है आर्टिकल 14,
ठीक है, इसलिए इसे सेट असाइड कर देना चाहिए। एक और केस है बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का, ठीक है, इसमें एक्सप्लेन किया गया था न्यू डायमेंशन ऑफ आर्टिकल 14 और जस्टिस पी एन भगवती के द्वारा इसको ऑब्जर्व किया गया था। रूल ऑफ लॉ permitted the entire fabric of the constitution and include the arbitrariness. According to him, the arbitrariness, there is a denial of the rule of law. So every action of the state should be free from arbitrariness, otherwise the court will strike the unconstitutional। ठीक है, यहाँ पर बच्चन सिंह विद स्टेट ऑफ पंजाब का केस था जिसमें आर्टिकल 14 के नए आयामों की व्याख्या करते हुए कानून का शासन संविधान पूरे भारतीय संविधान के पूरे ताने बाने में व्याप्त है और इसमें मनमानी जो है वो शामिल नहीं है। उनके अनुसार जब भी मनमानी होती है तो कानून के शासन से इनकार किया जाता है, इसलिए राज्य की प्रत्येक कार्यवाही जो है वो मनमानी मुक्त होनी चाहिए, अन्यथा न्यायालय इस अधिनियम को असंवैधानिक घोषित जो है वो कर सकता है। स्कोप क्या है आर्टिकल 14 का? ये ग्रेटर स्कोप है और इक्वेटेड विद द प्रिंसिपल ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन। और किस पर बेस्ड है कि यदि हम क्लासिफिकेशन करेंगे भी तो रीजनेबल होनी चाहिए और ये गारंटी देता है अगेंस्ट आर्बिट्रेरीनेस which may exist in the action of the state or doctrine of classification mere subsidiary to this article। ठीक है, कि ये जो है ये कहता है कि यदि क्लासिफिकेशन करी भी जा रही है तो वो रीजनेबल होनी चाहिए, आर्बिट्रेरीनेस बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट है, पार्ट थ्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। इट इज रिगार्ड वन ऑफ द इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 14 ये प्रोवाइड करता है, इक्वालिटी देता है हर एक पर्सन को, द पीपल इन एब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा किसी के साथ भी, किस ग्राउंड पर, ऑन द ग्राउंड ऑफ सेक्स, कास्ट, रिलीजन। आर्टिकल 14 जो है वो इसके टू इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं, इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ठीक है, और ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट सेशन में हम आर्टिकल 15 करेंगे और उसके बाद हम थोड़ा सा स्पीड से चलेंगे। ठीक है, तो आर्टिकल 15 अभी समझ आ गया? देखो जल्दी से बताओ किसी को कहीं समझ नहीं आया तो। ठीक है, जल्दी से बताओ। ये जो डीएस नकारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था जिसमें सिर्फ ये बोला गया था कि आर्टिकल 14 यहाँ पर जो सर्विस मतलब जो वहां पर काम कर रहे थे सेंट्रल सर्विस जो रूल में जो आर्टिकल रूल 13 था उसके तहत ये केस था और इसमें इस रूल को क्या बता दिया था कि ये जो लास्ट रूल है मतलब ये 34 जो रूल था इसको हमने अनकॉन्स्टिट्यूशनल या वायलेशन बताया था आर्टिकल 14 का। किस लिए? क्योंकि ऐसे लोग थे जो कि पहले क्या हो जा रहे थे, मतलब ऐसे लोग जिनको इस स्पेसिफिक डेट के उन्होंने रिटायर कर दिया है और ऐसे लोग जो कि उसके बाद रिटायर हो रहे थे तो उनके बीच में एक रीजनेबल क्लासिफिकेशन मतलब उनको उन्होंने क्लासिफिकेशन कर दी थी, उनके उनको जो है वो पे अलग से किया जाता था। हाँ ओके ओके, एक मिनट ठीक है। ठीक है, तो इसको बोला है क्या कर दिया गया, बोला कि ये क्लासिफिकेशन जो है वो इरेशनल है और इसको हमने आर्बिट्रेरी बताते हुए बोला कि ये केस जो है वो इन्फ्रिंजमेंट कर रहा है आर्टिकल 14 की। ठीक है, ये बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का एक केस था जिसमें भी एक्सप्लेन किया गया था आर्टिकल 14 के डायमेंशन को। जस्टिस पी एन भगवती, याद रखना है आपको, ये पी एन भगवती के द्वारा ऑब्जर्व किया गया था इस केस में और इसमें ऑब्जर्व किया था कि जो रूल ऑफ लॉ है वो परमिटेड द इंटायर फैब्रिक ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें एक्सक्लूड किया गया था आर्बिट्रेरी को। और इस केस में जस्टिस पी एन भगवती ने कहा था कि जब आर्बिट्रेरीनेस की बात आती है तो हम क्या करते हैं, डिनाई कर देते हैं रूल ऑफ लॉ को। सो एवरी एक्शन, हर एक एक्शन जो भी स्टेट के द्वारा लिया जा रहा है, इस केस में ये हेल्ड हुआ था कि जो भी बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में कि जो भी एक्शन हम लेते हैं स्टेट के द्वारा कोई भी एक्शन लिया जा रहा है
तो वो फ्री होना चाहिए, फ्री फ्रॉम आर्बिट्रेरीनेस होना चाहिए, और अदरवाइज द कोर्ट विल स्ट्राइक द अनकॉन्स्टिट्यूशनल। और यदि वो ऐसा बना भी दिया गया है, वो उसमें आर्बिट्रेरी भी एनएस भी है, तो उसको जो है वो कोर्ट क्या कर सकता है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकता है। ठीक है, ये बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में हेल्ड हुआ था। ठीक है, समझ आ गया अब भी? ठीक है, इसमें सिर्फ इतना याद रखना है कि इसमें जो जस्टिस पीएन भगवती के द्वारा जो है वो इस केस को ऑब्जर्व किया गया था, रूल ऑफ लॉ को, और ये बोला गया था कि अकॉर्डिंग टू हिम किसी भी तरह की हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो उसमें आर्बिट्रेरीनेस बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, और यदि ऐसा एक्शन लिया भी जा रहा है स्टेट के द्वारा जो कि आर्बिट्रेरीनेस को बता रहा है, तो कोर्ट क्या कर देगा, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो डिक्लेयर कर देगा। ठीक है, इतना समझना। इसी तरह से हमने देखा कि आर्टिकल 14 जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है और फंडामेंटल राइट्स का, और पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बताया गया है। जल्दी से बताओ, अभी समझ आ गया ना? कुछ भी रिपीट करना तो जल्दी से बताओ, फिर हम क्लोज करते हैं। जल्दी जल्दी बताओ। ठीक है, मोहम्मद जी, अभिजीत जी, कुछ समझ नहीं आया दोबारा से पूछ लो। ठीक है, क्लियर? ठीक है, ठीक है मोहम्मद जी, आपको भी समझ आ गया ना? चलो। ओके, थैंक यू सो मच। तो अभी आप जो है वो अपना काम करें, और 8 PM पर हम क्लासेस को दोबारा से लेंगे, और जिसमें जो है हम डिस्कस करेंगे अपना आर्टिकल 15, और नेक्स्ट क्लास में जो नेक्स्ट डे हमारी क्लास होगी जिसमें 14 इंपॉर्टेंट केस हम डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।